वेलकम टू के एकेडमी। के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पार्ट 2 है ये इसका। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर ए बी सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। चित्र 1.3 ए। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। ये रही इनकी वृद्धि। प्रयोग की तैयारी। ए बी सी खाद एवं उर्वरक के साथ पौधों की वृद्धि। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। इनके प्रयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरियम के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। उर्वरक एवं खाद में अंतर। एक तरफ आपका उर्वरक है, दूसरी तरफ खाद है। उर्वरक। पहला, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पदार्थों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2 है उर्वरक। उर्वरक का 2 पॉइंट। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद का दूसरा पॉइंट ये वाला। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक का थर्ड पॉइंट। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। खाद का तीसरा है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। पॉइंट 2 है, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। 1.6 है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं? पहला है कुआँ, जलकूप, तालाब या झील। चौथा है नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक
पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोट घिरनी, नंबर 2 चैन पंप, 3 है ढेकली, चौथा है रहट उत्तोलक तंत्र। चित्र 1.4 ए से डी, ये मोट है। 1.4 है बी है चैन पंप। 1.4 सी है ढकेली। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जल पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चित्र 1.5 ए ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 बी, इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः ये जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। 1.5 बी ड्रिप तंत्र। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से
खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उन्हें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। चित्र 1.6 खरपतवारनाशी का छिड़काव। क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। चित्र 1.7 अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों फटक अनाज के दानों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। चित्र 1.9 आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। यह है कंबाइन। कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। ये विनोइंग है, फटकने वाली मशीन। कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा
आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। भंडारण 1.9 भंडारण उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उसकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहा एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियाँ रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? नीम की सूखी पत्तियाँ घरों, अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अनाज भंडारण हेतु साइलो। ये FCI। जंतुओं से भोजन 1.10 जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। क्रम संख्या 1 2 3 4 ये रहे। खाद्य पदार्थ दूध, स्रोत गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, ऐसे करके इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं।
बीजों का चयन, बुआई इत्यादि इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख शब्द: कृषि पद्धति, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडार गृह, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, हल, रबी, बीज, साइलो, बुआई, भंडारण, थ्रेशिंग, खरपतवारनाशी, फटकना। आपने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला रबी, दूसरा खरीफ। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों का बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। नेक्स्ट है, मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि होती है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण, हिमांशु एवं उसके मित्र ठीकरी गांव जाने के लिए बहुत उत्सुक एवं जिज्ञासु थे। वे श्री जीवन पटेल के फार्म हाउस पर गए। वे बीज एवं अन्य वस्तुएं एकत्र करने के लिए अपने थैले भी ले गए। हिमांशु ने कहा, श्रीमान जी नमस्कार, मैं हिमांशु हूँ और यह मेरे मित्र मोहन, डेविड एवं सबिहा हैं। हम फसल एवं अन्य क्रियाकलापों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्री पटेल, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप क्या जानना चाहते हैं?
सबिहा, आपने कृषि का कार्य कब प्रारंभ किया और आप कौन सी मुख्य फसलें उगाते हैं? श्री पटेल, लगभग 75 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी ने यह कार्य प्रारंभ किया था। मुख्य रूप से हम गेहूँ, चना, सोयाबीन एवं मूंग की फसल उगाते हैं। डेविड, श्रीमान, क्या आप हमें कृषि की पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धतियों के बारे में बताएंगे? श्री पटेल, पहले हम दरांती, हल, बैल, कुदाली जैसे पारंपरिक औजारों का उपयोग करते थे तथा सिंचाई के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते थे, परंतु अब हम सिंचाई के आधुनिक तरीकों को उपयोग करते हैं। हम ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल एवं हार्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। हमें उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं। हम मिट्टी की जांच करते हैं तथा खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। कृषि के लिए दूरदर्शन, रेडियो एवं अन्य माध्यमों से नवीन जानकारी प्राप्त होती है। परिणामतः हमें बड़े स्तर पर अच्छी उपज प्राप्त होती है। इस वर्ष हम चने की 9 से 11 क्विंटल एकड़ उपज प्राप्त हुई है। इसी प्रकार 20 से 25 क्विंटल एकड़ गेहूं की उपज प्राप्त हुई है। मेरे विचार में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए नई तकनीक एवं जागरूकता की आवश्यकता है। मोहन, सबिहा, यहाँ आओ, देखो यहाँ कुछ केंचुए हैं। क्या यह किसान की सहायता करते हैं? सबिहा, ओह मोहन, इसके विषय में हमने कक्षा 6 में पढ़ा था। श्री पटेल, केंचुए मिट्टी को उलट पलटकर पोला कर देते हैं, जिससे वायु का आवागमन ठीक प्रकार से होता है, अतः यह किसान के मित्र हैं। डेविड, क्या हम उन फसलों के बीज ले सकते हैं जिन्हें आप यहाँ उगाते हैं? उन्होंने कुछ बीज, उर्वरक एवं मिट्टी के नमूने थैलियों में एकत्रित किए। हिमांशु, श्रीमान, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतनी जानकारी दी तथा हमारे भ्रमण को सुखद बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्लास 8 साइंस NCERT लेसन नंबर 1। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इसका पार्ट 2 था, एक पार्ट और बनाया है मैंने। थैंक यू, धन्यवाद।